Good morning, students. How are you? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। जैसे कि आपको पता है हम अपना चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका लेक्चर नंबर 4 हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 अपने प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया हो। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके वो लेक्चर देख ले, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, फिर आपको लेक्चर नंबर 4 आसानी से समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा बच्चे, हम लोग कुछ अकाउंटिंग क्वेश्चन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और उसके बेसिस पे आप ढेर सारा क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझते हैं तो। सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी हम अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं और फॉर्मेट आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। हमको कुछ नहीं करना है, एक सीरियल नंबर होता है, ट्रांजेक्शन होता है, एसेट्स होता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। आई हैव नॉट यूज्ड अ स्केल, आप स्केल यूज कर सकते हो, थोड़ा लाइन सीधी रहेगी, देखने में अच्छा लगेगा लुक वाइज। ठीक है बच्चे, कोशिश कीजिएगा, अकाउंट्स के स्टूडेंट है, ऑलवेज यूज स्केल, लॉन्ग स्केल आप खरीद लीजिए अगर आपने नहीं परचेज किया है तो। ठीक है बच्चे, तो आइए हम आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ढूंढना होता है इसमें कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज है। कैपिटल तो खैर एक ही होगा। एसेट्स का जो बाइफर्केशन होता है, मतलब जितने टाइप्स ऑफ एसेट्स होता है उनको ढूंढना होता है बच्चे, और लायबिलिटीज का टाइप्स ढूंढना होता है हर एक क्वेश्चन को देख के। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा एसेट्स बढ़ा, कौन सा लायबिलिटी बढ़ा, कौन सा कैपिटल बढ़ा, या कौन सा तीनों में से कौन घटा, हम उनको देखते हैं और फिर हम उसका अकाउंटिंग क्वेश्चन कर देते हैं। और हर ट्रांजेक्शन में हम देखते हैं कि मेरा LHS जो है RHS के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पता लगाते हैं कि इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं उसमें कि कौन सा एसेट्स है, कौन सा लायबिलिटीज है और कौन सा कैपिटल है हर एक ट्रांजेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अमर हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑन हिज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अमर का कुछ ट्रांजेक्शन है, कुछ लेन देन है, और अमर के लेन देन को आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाना है कि क्या उसका इफेक्ट पड़ता है उसके लेन देन का एसेट्स पे, लायबिलिटीज पे और कैपिटल पे। अगर बात करें नंबर 1 की, अगर हम बात करें नंबर 1 की, ठीक है, तो इन्वेस्टेड 15,000 इन कैश, इन्वेस्टेड ₹15,000 इन कैश। आपको शायद रुपीस का साइन नजर नहीं आ रहा होगा, और आप रुपीस का साइन जरूर लिख लेंगे अगर क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो इन्वेस्टेड ₹15,000 इन कैश। इस ट्रांजेक्शन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ दो बात आती है। सबसे पहले तो ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। एक अमर जो है ट्रांजेक्शन करता है, मतलब वो 15,000 रुपया कैश बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ये हिडन बात है इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दो बात होती है, एक तो एसेट्स की बात होती है बच्चे और एक कैपिटल की बात होती है। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करें एसेट्स में तो एसेट्स में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कैश, तो एसेट्स में कैश की बात हो रही है। और कैपिटल को तो बताने की जरूरत नहीं, कैपिटल कैपिटल ही होती है। तो आपको एसेट्स में एक नाम पता चल गया, नंबर 1 नेम कैश। आइए दूसरे ट्रांजेक्शन को एनालिसिस करते हैं। परचेज सिक्योरिटीज फॉर 7,500 इन कैश। भाई जब भी कोई सिक्योरिटीज खरीदा जाता है ना, सिक्योरिटीज का मतलब होता है बच्चे इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटीज का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। किसी कंपनी का आप सिक्योरिटीज खरीदे हैं मतलब उस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इसका मतलब यही हुआ। यानी उस कंपनी में आपने पैसे लगाया है, और जो शुरुआत का था इन्वेस्टेड 15,000 कैश, ये खुद के बिजनेस में अमर लगा रहा है, इसलिए हमने वहां इफेक्ट दिखाया कैपिटल। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹15,000 इन कैश, या इन्वेस्टेड 15,000 इन कैश, या इन्वेस्टेड 15,000 इन कैश इन हिज बिजनेस। तो ये सबका मतलब सेम ही होता है। लेकिन नंबर 2 हमने जो पढ़ा बच्चे, परचेज सिक्योरिटीज फॉर 7,500 इन कैश, इसका मतलब हुआ कि ये जो अमर है ना, उसने किसी दूसरे कंपनी में सिक्योरिटीज
परचेज किया है और वहां पे 7,500 लगाया है। सिक्योरिटीज यहाँ रिप्रेजेंट कर इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ भी एक एसेट्स की बात हो रही है और एसेट्स में यहाँ पे नाम हो रही है इन्वेस्टमेंट। तो दूसरा एसेट्स का नाम आपके सामने आ गया। और एक यहाँ कैश भी है, तो दूसरी बात होती है कैश यहाँ पे। ठीक है, तीसरी ट्रांजेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। परचेज अ फर्नीचर for rupees 15,000 giving 5,000 in cash and the balance through a loan। इसका मतलब एक एसेट्स खरीदता है, ये जो अमर है। जब भी हम बात करें फर्नीचर, फर्नीचर आपको पता है एसेट, और जब भी एसेट्स खरीदता है तो एसेट्स का पेमेंट की बात होगी। एसेट्स का पेमेंट करने के लिए वो तो 5,000 पहले कैश में दे देता है, और जो बाकी 15,000 में बचता है यानी 10,000, उसको वो लोन के थ्रू पे करता है। मतलब कहीं से लोन लेता है और फर्नीचर का पेमेंट कर देता है। आप भी सुने होंगे कि घर बनाने हैं तो लोन ले लेते हैं, घर बना लेते हैं हम लोग। कार खरीदने हैं तो लोन ले लेते हैं और कार खरीद लेते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक उसी प्रकार अमर ने एक फर्नीचर खरीदा 15,000 का, जिसमें उसने 5,000 कैश दिया और जो बैलेंस 10,000 बचा उसको लोन लेके पेमेंट किया। तो अगर तीसरी ट्रांजेक्शन को एनालिसिस कर रहे हैं तो एक तो यहाँ पे एसेट्स में आपको नजर आ रहा होगा फर्नीचर, और दूसरा एसेट्स में नजर आ रहा है बच्चे यहाँ पे कैश। और लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे लायबिलिटी में आपको लोन नजर आ रहा है। हम तीसरे ट्रांजेक्शन का एनालिसिस बता रहे हैं बच्चे। नंबर 4, सोल्ड सिक्योरिटीज कॉस्टिंग 1,000 फॉर 1,500। मतलब जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था किसी कंपनी में, उसमें से 1,000 का सिक्योरिटीज 1,500 में बेच देता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये भी पता करना होता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन कैश है और कौन सी ट्रांजेक्शन क्रेडिट है। तो अगर कुछ साइलेंट हो, कुछ भी नहीं मेंशन हो, तो हम उस ट्रांजेक्शन को समझते हैं कि वो कैश ट्रांजेक्शन है। तो बच्चे अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे कि सोल्ड सिक्योरिटीज कॉस्टिंग 1,000 फॉर 1,500, इसका मतलब ये वाली जो ट्रांजेक्शन है वो कैश ट्रांजेक्शन है। मतलब कैश में बेच रहा है और अपना एसेट्स बेच रहा है, मतलब सिक्योरिटीज बेच रहा है, इन्वेस्टमेंट बेच रहा है। तो यहाँ पे एसेट्स की ही चर्चा हो रही है। भले हम बताएंगे क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ सिर्फ एसेट्स की बात हो रही है। एक एसेट तो इन्वेस्टमेंट आपको नजर आ रहा है, सिक्योरिटीज लिखा हुआ है इसलिए, और दूसरा कुछ नहीं मालूम है तो कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश एक एसेट है। ठीक है बच्चे, नंबर 5 को देखते हैं। बॉट ए स्कूटर फॉर ऑफिस। ऑफिस के लिए उसने स्कूटर खरीदा 2,800 में कैश में। तो जाहिर सी बात है यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है कि बच्चे इस ट्रांजेक्शन में एसेट्स दो हैं। एक तो स्कूटर खरीदा रहा है और दूसरा वो एसेट्स कैश में खरीदा रहा है। हम सबसे पहले एनालिसिस कर रहे हैं, ये चीजें जो मैं लिख रहा हूँ ना, आपको ये मन में करना है। मतलब आपको पता लगाना है कि इसमें कितने एसेट्स हैं, उनके नाम। लायबिलिटीज है तो कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं। जैसे लायबिलिटीज में लोन होता है, क्रेडिटर होता है, बिल्स पेबल होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। तो इसमें कौन सी लायबिलिटीज हैं। अगर एसेट्स की बात करें तो बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल। तो इसमें कौन सी एसेट्स है उनकी नाम मैं पता कर रहा हूँ फिलहाल। रिसिप्ट कमीशन फॉर 3,600, यहाँ पे सिर्फ कैश की बात हो रही है। और जाहिर सी बात है जब आप कमीशन रिसीव करते हो ना तो आपको इनकम होती है और इनकम गेन होता है, और उसको हम कैपिटल में दिखाते हैं। तो यहाँ कैश और कैपिटल की बात हो रही है। मैंने पहले ही बताया, हर एक ट्रांजेक्शन में कुछ बातें मैं लिख दूं। हर एक ट्रांजेक्शन में छह चीज हो सकती है। छह चीज में से कोई एक बात होगी। या तो एसेट्स बढ़ेगा और एसेट्स घटेगा, पहली बात। दूसरा, या तो लायबिलिटीज बढ़ेगा, लायबिलिटीज घटेगा। तीसरा, या तो कैपिटल बढ़ेगा और कैपिटल घटेगा। चौथा, एसेट्स बढ़ेगा साथ में लायबिलिटीज भी बढ़ेगा। पांचवा, एसेट्स बढ़ेगा साथ में कैपिटल भी बढ़ेगा। फिर हो सकता है एसेट्स घटेगा और साथ में लायबिलिटीज भी घटेगा, या एसेट्स घटेगा और लायबिलिटीज मतलब कैपिटल भी घटेगा। तो ये सारी संभावनाएं हो सकती है, ये संभावनाएं हैं। तो इनमें से पता करना है कि कौन सी संभावनाएं हो रही है। जैसे कि हम लेक्चर पॉइंट नंबर 6 को पढ़ते हैं।
ये वाली पॉइंट को, तो देखते हैं रिसीव्ड कमीशन ऑफ 3600 है। तो जब भी आप कमीशन रिसीव करते हैं, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था, कमीशन रिसीव करेंगे तो आपको इनकम होगा और इनकम के कारण कैपिटल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ दो एसेट्स, एक एसेट्स और एक कैपिटल पे इफेक्ट डाल रहा है और एसेट्स का नाम है यहाँ पे कैश। सेवेंथ टॉपिक पे आते हैं। पेड कैश 2000 फॉर लोन एंड 100 फॉर इंटरेस्ट। भाई यहाँ दो बात हो रही है, एक तो लोन की पेमेंट हो रही है कैश में और दूसरा इंटरेस्ट की भी पेमेंट हो रही है। तो भाई जो लोन की पेमेंट हो रही है ना, तो लायबिलिटी यहाँ डिक्रीज कर रहा है और कैश से हो रही है, और यहाँ इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट जब भी पे करते हैं ना तो मेरे लिए एक्सपेंस होता है। तो तीन बात हो गई। यहाँ पे एक एसेट्स की बात हुई जिसमें नाम है कैश, दूसरी एक लायबिलिटी की बात हुई जिसमें लोन उस लायबिलिटी की नाम है, और तीसरी मेरे भाई इंटरेस्ट की बात हो रही है और इंटरेस्ट हम पे करने की बात हो रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है और जब भी एक्सपेंस होती है ना तो कैपिटल पे फर्क पड़ता है। एक्सपेंस होगा तो कैपिटल घटेगा, वो अलग बात है, लेकिन फर्क तो यहाँ पड़ा किस पे? कैपिटल पे। मतलब सेवेंथ नंबर टॉपिक पे आपको कैश, लोन और कैपिटल तीनों पे फर्क पड़ा। नंबर 8 पे आते हैं बच्चे। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को हम लोग ड्रॉइंग बोलते हैं। तो घरेलू खर्चा के लिए हमने पे किया 300 रुपया। तो यहाँ सीधे सीधे दो चीजों पे फर्क पड़ा है, एक तो कैश पे पड़ा है और दूसरा कैपिटल पे पड़ा है। कोई परेशान होने की बात नहीं है। रिसिव्ड, नाइन्थ टॉपिक की बात कर रहे हैं। रिसिव्ड डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज ₹200। डिविडेंड का मतलब क्या होता है जरा नोट कर लेना। पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is which is which is distributed which is distributed among shareholder। मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपने किसी कंपनी का सिक्योरिटीज परचेस किया था, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, उसका शेयर और डिवेंचर आपने कोई चीज परचेस किया था, उसने आपको डिविडेंड दे रहा है। मतलब उस कंपनी का आपने शेयर खरीदा था और उस कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया, तो जाहिर सी बात है डिविडेंड एक तरह का आपको इनकम हो गया। और इनकम के कारण आपको पता है ना बेटा, कैपिटल पे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे फर्क पड़ा कैश पे और कैपिटल पे, ये मैंने फर्क बताया आपको, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमको पता करना है इंक्रीज डिक्रीज, और इंक्रीज डिक्रीज के लिए तो हमने क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाया ही है, वहां पे आपको बताता हूँ क्या बढ़ता है क्या घटता है, ठीक है। तो हमने गौर किया कि अगर एसेट्स की नाम करें, बाइफर्केशन करें, तो यहाँ पे नंबर 1 कैश दिखा, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट दिखा, नंबर 3 फर्नीचर दिखा और नंबर 4 स्कूटर दिखा। उसके बाद कोई एसेट नजर नहीं आ रहा है। अगर लायबिलिटी की बात करें बेटा, तो यहाँ पे लायबिलिटीज में नंबर 1 तो आपको लोन दिखा, और सिर्फ लोन ही दिख रहा है और कैपिटल दिख रहा है और कुछ नहीं है। यानी जो बाइफर्केशन यहाँ हम लोग कर रहे हैं, तो हमने कैश किया, इन्वेस्टमेंट किया, साथ में आपने देखा था कि फर्नीचर था, और फिर आप देखा था कि स्कूटर था, और यहाँ पे लायबिलिटीज में लोन दी हुई थी और कैपिटल का कैपिटल लिख देंगे। ये शुरुआत में ही बाइफर्केशन कर लेंगे, ताकि वैसे आप शुरू में आप लिखेंगे तो फायदे में रहेंगे। फायदे में इसलिए ताकि आपको इरेज नहीं करना पड़े, काटना नहीं पड़े, आपके पास एक स्पेस रहेगा, है ना। आइए उसके बाद हम लोग करते हैं सीरियल नंबर 1, जो ट्रांजेक्शन है उसको नोट करते हैं। जैसे पढ़ रहा है इन्वेस्टेड इन कैश, आपने पढ़ा था इन्वेस्टेड इन कैश। बिजनेस स्टार्ट करता है, और जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो हमने वहां देखा कि दो चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है, एक तो एसेट में कैश पे पड़ रहा है, दूसरी कैपिटल में पड़ रहा है। अब इंक्रीज डिक्रीज की बात करते हैं।
जब भी बिजनेस में आप पैसा लगाएंगे तो बिजनेस का कैश बढ़ जाएगा और साथ में कैपिटल भी बढ़ जाएगा। मैं फिर से बता दूं, जब भी आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपके बंधु कैश बढ़ जाएंगे और साथ में कैपिटल भी बढ़ जाएगा। तो एक तरफ तो एलएचएस बढ़ा और दूसरी तरफ आरएचएस भी बढ़ गया 15,000 रुपया से। तो ये एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गया ना। तो यहाँ पे जब आप ट्रांजेक्शन नोट करेंगे तो कैश में बंधु आप 15,000 रुपया बढ़ा देंगे, कैश में 15,000 रुपया बढ़ा देंगे और साथ में कैपिटल में भी 15,000 बढ़ा देंगे। और पहली ट्रांजैक्शन में इन्वेस्टमेंट में जीरो हुई, फर्नीचर में कुछ भी वैल्यू नहीं है, स्कूटर में कुछ भी नहीं, लोन में कुछ भी नहीं, केवल कैश और कैपिटल पे बढ़ा। दूसरी ट्रांजैक्शन जरा हम लोग पढ़ते हैं, परचेज सिक्योरिटीज। परचेज सिक्योरिटीज, परचेज सिक्योरिटीज, आपने सिक्योरिटीज खरीदा किसी कंपनी का, मतलब शेयर खरीदा। सिक्योरिटीज में बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि शेयर हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, ठीक है, बॉन्ड हो सकता है, एटीसी लगा लो, इतना ही नाम अभी सीखो, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब सिक्योरिटीज पेपर है। तो किसी कंपनी का आपने शेयर खरीदा, सपोज डेट लेट, यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब हम लोग शेयर लेते हैं। तो आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं 7500 में इन कैश। तो इसका मतलब आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट किया तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया और साथ में कैश डिक्रीज कर गया। मैं फिर से बता दूं, आप किसी कंपनी में सिक्योरिटीज परचेज किए, मतलब उस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट किया तो आपका इन्वेस्टमेंट एसेट है, बढ़ गया। और जब भी इन्वेस्टमेंट किया तो पैसे लगाने पड़े होंगे और पैसे लगाएंगे ना तो कैश घट जाएगा। तो यहाँ पे एसेट्स बढ़ रहा है और एसेट्स घट रहा है, तो जाहिर सी बात है एलएचएस आरएचएस बराबर होगा और 7500 सी बात हो रही है। तो आइए यहाँ पे हम कैश घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं 7500 और इन्वेस्टमेंट हम लोग जोड़ देते हैं 7500 से। आप गौर करेंगे बाकी सब तो जीरो है इस ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ एलएचएस आरएचएस इस ट्रांजेक्शन में भी इक्वल आ गया। अब जब दो ट्रांजेक्शन हो जाएगा ना तो थोड़ा इनको जोड़ने का काम करेंगे। जोड़ने में यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक इक्वेशन लिखेंगे, न्यू इक्वेशन नाम दे देंगे यहाँ पे, न्यू इक्वेशन। और यहाँ पे कुछ नहीं, जोड़ के घटा देना है, जोड़ना है घटाना है। तो 15,000 में 75 से घटा देंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ 7,500 आ जाएगा। अब प्लस 7,500 आ गया, यहाँ जीरो का जीरो ही हुआ, यहाँ पे जीरो का जीरो ही हुआ और यहाँ जीरो, और ये 15,000 आ गया। आपका यहाँ पे इक्वेशन अगर हम एनालिसिस करें या आपको नोट नहीं करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे LHS RHS तो दोनों ही बराबर हो रहा है, 15,000 हो रहा है, यानी कि हमारा ये सही है ना। बंधु तीसरे ट्रांजेक्शन में आते हैं, नंबर 3। नंबर 3 ट्रांजेक्शन, नंबर 3 ट्रांजेक्शन को अगर आप एनालिसिस करेंगे बंधु तो आप देख रहे हैं कि परचेज ए फर्नीचर फॉर 15,000 गिविंग 5,000 इन कैश एंड द बैलेंस थ्रू ए लोन। यहाँ तीन बातें हो रही थी, एक तो आप फर्नीचर खरीद रहे थे और जब फर्नीचर की पेमेंट करने की बात आ रही थी तो कैश में कर रहे थे और कुछ लोन के थ्रू कर रहे थे। और जब भी आप कैश में करेंगे तो कैश आपका डिक्रीज करेगा यहाँ पे, और फर्नीचर खरीद के लाए हैं तो फर्नीचर बढ़ जाएगा। भाई आप फर्नीचर खरीदिए, मान लो सपोज डेट ये फर्नीचर है आपका, तो आपने इसे खरीद के लाया तो आपके बिजनेस में फर्नीचर बढ़ गया ना, और खरीदे होंगे तो आप इसको पेमेंट किए होंगे, और पेमेंट किए होंगे तो कैश आपका घट गया होगा। लेकिन पूरा कैश में आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपने कुछ लोन भी ले लिया साथ में, और जैसे ही लोन लिया तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी बढ़ गया। तो लायबिलिटी बढ़ गया मतलब यहाँ तीन चीजें इफेक्ट हो रही है, एक तो फर्नीचर, दूसरा कैश, तीसरा लोन। अभी देखते हैं इसको, परचेज फर्नीचर फॉर 15,000, तीसरा लिख सकते हैं परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर
थ्रू कैश एंड लोन, लोन भी लिया और कैश भी लिया। अभी देखो बंधु, यहां पे फर्नीचर का कॉलम बन रहा है, तो सबसे पहले फर्नीचर में आ जाओ। आप देखो बंधु, कितने के फर्नीचर खरीद रहे हैं? 15,000 का। तो जाहिर सी बात है, आपका जो फर्नीचर है वो 15,000 रुपया से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और साथ में आप 5,000 कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो जब भी 5,000 कैश में पेमेंट करेंगे तो 5,000 कैश से घटा देंगे। इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे हैं, तो ये जीरो का जीरो रहा है। स्कूटर तो खरीद नहीं रहे हैं, यहाँ पे जीरो का जीरो रहा है। लेकिन लोन आपका बढ़ जा रहा है रिमेनिंग अमाउंट से, तो रिमेनिंग अमाउंट 10,000 का 10,000 ही होगा, और कैपिटल में कोई ग्रोथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो अगर आप बैलेंस करेंगे ना बच्चे, तो यहाँ 15 प्लस में है और -5 में एसेट साइड में। तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो आपको 10,000 LHS में आ जाएगा, और RHS में ऑलरेडी 10,000 है। फिर से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका एडिशन करेंगे। आइए एडिशन करते हैं। तो 7500 में 5,000 घटा देंगे तो कैश आपके पास बचा 2500। ये फिर से आप यहाँ पे लिख देंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है बच्चे। और 7500 प्लस जीरो को करेंगे तो 7500 ही होगा, और यहाँ 0 प्लस 15,000 करेंगे तो 15,000 हो जाएगा, और ये जीरो का जीरो हुआ। और यहाँ पे 10,000 लिख देंगे, और फिर यहाँ पे 15,000 लिख देंगे। अब जरा जोड़ो, ये जोड़ेंगे तो 10,000 होगा, और ये 15,000 25,000, और इधर भी 25,000 हो गया। यानी फिर से LHS RHS बराबर हो गया, लेकिन हम इस बार ट्रांजेक्शन नंबर 4 में पहुंच गए। ट्रांजेक्शन नंबर 4 की बात करेंगे बंधु, तो सोल्ड सिक्योरिटीज कॉस्टिंग 1,000 फॉर 1,500। तो यहाँ लिख देंगे सोल्ड सिक्योरिटीज एट प्रॉफिट। आप देखे होंगे कि आपने एक सिक्योरिटीज खरीदा था 1,000 का, और उस सिक्योरिटीज को आप 15,000 रुपये में बेच दे रहे बंधु। सॉरी, 1,000 का 15,000, सॉरी 1,500 में बेच दे रहे हैं। तो 1,000 का चीज जब आप 1,500 में सेल करेंगे तो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, है? और आपने गौर किया कि जब भी सेल करेंगे तो आपका कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और आप बेच क्या रहे हैं? इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट बेचेंगे मतलब बिजनेस से बाहर जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, इन्वेस्टमेंट घट जाएगा। और साथ ही में आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और उस प्रॉफिट को आप कैपिटल में क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। अब जाहिर सी बात है, जब भी प्रॉफिट होता है ना तो कैपिटल इंक्रीज कर जाता है। रूल हमने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 में, जरा उसको जरूर पढ़ लेंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे अगर एनालिसिस करेंगे बच्चे, तो आपने सिक्योरिटीज बेचा, और जाहिर सी बात है, जब भी आप सिक्योरिटीज बेचेंगे तो जितना बेचे वो आपके पास पैसा आया, तो यहाँ पे 1,500 रुपये आपके पास कैश आ गया, क्योंकि आपने 1,500 रुपये में बेचा है, तो कैश आपका बढ़ गया 1,500 से। प्लस आपका सिक्योरिटीज 1,000 से घट गया, और जब भी घटेगा, और यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट लिख रखा था सेकंड नंबर में, एक बार हम लोग नोट देख भी लेंगे, सेकंड नंबर पे शायद इन्वेस्टमेंट ही है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में इन्वेस्टमेंट आपका 1,000 से घट गया। यहाँ फर्नीचर में कोई नहीं चेंजमेंट, स्कूटर में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, लोन में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। लेकिन जब भी आप अपने एसेट्स, मतलब कोई आपका गुड्स है, एसेट्स है, उसको आप प्रॉफिट पे बेचते हो, तो प्रॉफिट के कारण कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा आपका। तो यहाँ पे बच्चे कैपिटल हम 500 रुपये से बढ़ा देंगे। तो जरा मिलाएंगे हम, सर LHS RHS यहाँ भी बराबर हो गया, तो फिर से एक इक्वेशन तैयार हो गया, और इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लेंगे। हर दो के बाद आपको जोड़ लेना है। तो ये हो गया न्यू इक्वेशन। जरा जोड़ो, इनको जोड़ेंगे तो 4,000 हो जाएगा, प्लस ये 7,500 में से 1,000 घटा दो तो 6,500 हो जाएगा, 15,000 का 15,000 हो जाएगा, और ये जीरो का जीरो रहा।
ये 10,000 हो जाएगा और ये 15,500 हो जाएगा। अब जरा हम इक्वेशन को जोड़ लेते हैं। 25,500 इधर हो गया और ये भी 10,500 और 15,000, यानी इधर भी हो गया 25,500। आते हैं इक्वेशन नंबर 5 में। यहाँ पे स्कूटर खरीद रहे थे हम लोग। बॉट ए स्कूटर फॉर ऑफिस 2800 इन कैश। जब भी आप स्कूटर खरीदोगे ना, तो एक तो आपके पास स्कूटर बढ़ रहा है और साथ में कैश घट रहा है, मतलब एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट घट रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज सारी चीज यहाँ भी बराबर हो जाएगा। तो बॉट ए स्कूटर लिख देते हैं, लिखते हैं बॉट स्कूटर फॉर ऑफिस। आपने ऑफिस के लिए खरीदा है, घर घर के लिए नहीं खरीदा। जब भी स्कूटर घर के लिए खरीदेंगे तो वो ड्राइंग होगा। तो आपने देखा कि स्कूटर आपने खरीदा है बच्चा 2800 में, आपने पढ़ा था यहाँ। तो 2800 में खरीदा तो आपका कैश 2800 रुपये से डिडक्ट हो गया, माइनस हो गया। और साथ में आपका इन्वेस्टमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं, फर्नीचर में कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन स्कूटर फिर 2800 से बढ़ गया। लायबिलिटी में कोई छेड़छाड़ नहीं, कैपिटल में कोई छेड़छाड़ नहीं। फिर से आप यहाँ पे न्यू इक्वेशन बना लेंगे, और जब भी न्यू इक्वेशन बनाते हैं तो जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो 4,000 में से 2,000 घटाया, 2,000, 2,000 में से 800 गया, यानी 1,200 रुपया। और ये 6,500, और ये 15,000, और ये 2,800, और ये 10 का 10 रहा, और ये 15 का 15 ही रहा। अब जरा यहाँ भी जोड़ते हैं हम लोग। 15,000, 15,000, 6,000, 8,000, 9,000, 10,000, और ये 15,000, यानी 25,500। और ये यहाँ भी 25,500 है। मतलब बंधु आप अगर गौर करेंगे ना, तो आपकी इक्वेशन हर ट्रांजेक्शन में LHS RHS बराबर होगी। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 6 पे, ट्रांजेक्शन नंबर 6 पे। पेड कैश 2,000 फॉर लोन एंड 1,100 फॉर इंटरेस्ट। आपने कैश में लोन का पेमेंट किया। लोन एक लायबिलिटी है, जब भी लोन की पेमेंट करेंगे तो लोन घटेगा और कैश भी घटेगा, और साथ में लोन का इंटरेस्ट भी आपने 100 रुपया पे किया। और जब भी इंटरेस्ट पे करेंगे ना, तो आपके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस के कारण कैपिटल घट जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ कैश घट गया, लोन भी घट गया, और कैपिटल भी घट गया। क्लियर है बंधु? क्लियर है? तो आइए हम लोग जरा देखते हैं कितने से कैश घटा। जरा ट्रांजेक्शन को हम लोग लिख देते हैं। कोई ट्रांजेक्शन हमने मिस किया क्या? बिल्कुल हमने एक ट्रांजेक्शन मिस किया है बच्चे। पहले रिसीव्ड कमीशन है तो उस पर ध्यान दे देते हैं। छठा नंबर, फिर 7वां नंबर पे आते हैं। रिसीव्ड कमीशन 3600 है, ठीक है बच्चा। तो जब भी आप कमीशन रिसीव करेंगे तो कमीशन आपके लिए इनकम होगा, और इनकम होगा तो कैपिटल बढ़ेगा। और रिसीव कर रहे हैं यानी पैसे मिल रहे हैं, कैश मिल रहे हैं, तो कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले छठा नंबर ट्रांजेक्शन को बनाते हैं, रिसीव्ड कमीशन। कोई ट्रांजेक्शन छोड़ना नहीं है। आप ट्रांजेक्शन ऊपर नीचे कर लेंगे तो फाइनल रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घबराइए मत। तो भाई रिसीव्ड कमीशन कितना मिला है भाई? रिसीव्ड कमीशन 3600, यानी कैश आपका 3600 से बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं, उसके बाद फर्नीचर में कोई छेड़छाड़ नहीं, स्कूटर में कोई छेड़छाड़ नहीं, लोन में कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन जैसे ही कमीशन आपने रिसीव किया ना, तो आपको इनकम हो गया, और उस कारण से आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। फिर से एक न्यू इक्वेशन तैयार हो गया, हर दो ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन। इनको जोड़ देंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 4800, इनको जोड़ेंगे तो 6500,
इनको जोड़ेंगे तो 15,000, इनको जोड़ेंगे तो 2800। मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं ऊपर नीचे। फिर 10,000 प्लस 0 10,000, 15,500 प्लस 3,600, जरा ध्यान से जोड़ेंगे। 0 0 6 5 11, 5 3 8 1 9, और ये हो जाएगा 19,100। इक्वेशन नंबर 7 वही था क्या हमने अभी पढ़ा था। पेड कैश 2,000 फॉर लोन एंड 100 फॉर इंटरेस्ट, है ना। लोन एंड इंटरेस्ट पेड है। इस ट्रांजेक्शन में आप लिख सकते हैं शॉर्ट में लोन एंड इंटरेस्ट पेड, है ना बंधु। तो भाई लोन और इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो आपने देखा कि लोन की अमाउंट 2,000 है, रफ है ये, लिखिएगा मत। प्लस इंटरेस्ट है 100, तो आपने एक्चुअली में पे कितना किया 120 यानी 2100 से आपका कैश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और साथ में इधर 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 कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, लोन घट गया 2000 से, तो लोन भी माइनस कर देंगे। और साथ में जब भी आप लोन और इंटरेस्ट का जब भी आप पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और इसके कारण आपका कैपिटल भी घट जाएगा, यानी 100 रुपये से कैपिटल घटेगा। देखो LHS RHS यहाँ भी बराबर हुआ, दोनों तरफ 2100 रुपये घट रहा है। तो अगर हम बात करें न्यू इक्वेशन की, तो 4,800 में 2100 घटा देंगे, 4,800 माइनस 2100 कर देंगे बंधु, 2,700 रुपया आ जाएगा। प्लस ये 6,500 हो गया, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 15,000 हो जाएगा। फिर इनको जोड़ेंगे तो ये 2,800 हो जाएगा। इनको घटाएंगे तो 8,000 हो जाएगा। यहाँ से 100 रुपये घटाएंगे तो ये 19,000 आ जाएगा। आते इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 पे आते बंधु। 8 नंबर, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 300। जब भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को बोलते हैं ड्राइंग याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि आप क्लास 11th में हर एक चीज आपको नया नया समझ में आएगा, नए नए वर्ड सुनेंगे, आप अपने डिक्शनरी में मतलब माइंड के डिक्शनरी में ऐड करते जाएंगे, एक्यूमुलेट करते जाएंगे। तो पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का मतलब घरेलू खर्चा। घरेलू खर्चा के लिए आपने 300 रुपया पे किया, तो जाहिर सी बात है आपकी कैपिटल घट गई, और आपने ड्राइंग किया तो कैपिटल भी घट गई, कैश भी घट गई, है ना, 300 रुपया से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप लिखेंगे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पेड 300 रुपया था, यानी कैश 300 रुपये से घट गई, और साथ में इन यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, लोन में भी नहीं, कैपिटल भी घट गया 300 रुपये से। तो हम कैपिटल को भी 300 रुपये घटा देंगे, कैपिटल को भी 300 रुपये घटा देंगे, और फिर से हमारा न्यू इक्वेशन आ जाएगा। जरा बात करते हैं न्यू इक्वेशन का। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आया 2400, यहाँ पे 6,500, और यहाँ पे 15,000 आया, यहाँ 2,800, और यहाँ 8,000, और यहाँ पे आप जरा ध्यान से घटाएंगे 18,700 आएगा, 7 3 10 9। ठीक है। इक्वेशन नंबर 9 नंबर आते हैं, लास्ट है शायद, ध्यान से देखते हैं। रिसीव डिविडेंड एंड सिक्योरिटीज, मैंने पहले ही बताया, जब भी आप डिविडेंड रिसीव करेंगे ना तो आपका कैश बढ़ेगा, और डिविडेंड इनकम है तो कैपिटल भी बढ़ेगा, यानी यहाँ पे प्रभाव पड़ा कैश और कैपिटल पे। तो ये क्वेश्चन था रिसीव डिविडेंड, रिसीव डिविडेंड 200 रुपया था ना, तो कैश में 200 रुपया प्लस कर दो भाई। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट में नहीं, फर्नीचर में नहीं, स्कूटर में नहीं, लोन में नहीं, लेकिन कैपिटल 200 रुपये से बढ़ाना होगा। और अब मेरा फाइनल आंसर आएगा, तो इसको बोलेंगे हम फाइनल इक्वेशन, क्योंकि लास्ट ट्रांजेक्शन था तो ये फाइनल इक्वेशन आएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये 2600 आ जाएगा मेरे भाई, इसको जोड़ेंगे तो 6,500 आ जाएगा,
इसको जोड़ेंगे तो 15,000 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2800 हो जाएगा, ये 8,000 हुआ और ये 18,900 रुपया हुआ, है ना। और लास्ट में जब भी इक्वेशन बनाते हैं ना तो अकाउंट्स का रूल है यहाँ डबल लाइनिंग ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया, काम खत्म। अब जरा हम लोग मिला लेते हैं। तो 2600 LHS प्लस 6500 प्लस 15,000 प्लस 2800, तो ये हो गया बंधु 26,900। और यहाँ पे हम इन दोनों को भी जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 26,900। यानी जो मेरा LHS है बंधु वो RHS के बराबर हो गया। ये जोड़ के लिखना नहीं है, वैसा नहीं कि ये जोड़ के लिख दे 18,26,900, ऐसा कुछ भी नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। बस बता रहा हूँ कि दोनों तरफ आपका बराबर आने वाला है, हर ट्रांजेक्शन में आएगा, हर इक्वेशन में आएगा, फाइनल इक्वेशन में भी आएगा। तो बंधु इसमें आपने देखा मेरे प्यारे बच्चे कि आपको तो सबसे पहले पता करना है यहाँ हर ट्रांजेक्शन में किस पे प्रभाव पड़ रहा है, वो भी 3 चीज। मैं फिर से फाइनल बता दूं, आपको 3 चीजों पे ध्यान देनी है, 3 चीजों पे ध्यान देनी है। एक तो ध्यान देनी है कि एसेट्स पे, कि आपकी एसेट्स बढ़ रही है कि घट रही है। दूसरी ध्यान देनी है लायबिलिटीज पे, कि लायबिलिटीज बढ़ रही घट रही है। ध्यान देनी है कैपिटल पे, कैपिटल बढ़ रहा है घट रहा है। लेकिन आपको सबसे पहले हर ट्रांजेक्शन में पता लगाना पड़ेगा कि इसमें एसेट है, लायबिलिटी है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सी एसेट है, और कैपिटल है तो क्या है, कितना अमाउंट है। और फिर पता करना होगा क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है, और फिर उसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे LHS RHS करके। ठीक है बच्चे, अगर आप नहीं समझे हैं तो आपको मैं फिर से क्वेश्चन बताने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, घबराने की जरूरत नहीं है। और अच्छे से फिर से और थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन में बताऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डील करने वाला हूँ। लेकिन 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 आपको हर चीज को अच्छे तरीके से सीखना है, हर एक लेक्चर को सीरियली देखना है, कोई लेक्चर को स्किप नहीं करना है। अगर आप लेक्चर स्किप करेंगे तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो जाएगा। बस कैपिटल में सावधानी बरतना है कि कैपिटल में कैपिटल के लिए तो प्लस करते ही हैं और ड्राइंग के लिए तो माइनस करते ही हैं। जब भी कैपिटल हम इंट्रो करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हम प्लस करते हैं, और ड्राइंग करेंगे तो माइनस करेंगे, ये तो पारंपरिक बात है। लेकिन अगर प्रॉफिट भी होगा ना बच्चे तो भी कैपिटल प्लस होता है, और लॉस होगा ना तो कैपिटल माइनस होगा, एक्सपेंस होगा ना तो भी कैपिटल माइनस होगा, याद रखिएगा। यानी प्रॉफिट हो, इनकम हो या रेवेन्यू हो, इन तीनों ही सिचुएशन में कैपिटल पे ही फर्क पड़ता है। एसेट और लायबिलिटी तो खैर आप पहचान लेंगे, कैपिटल में आपको थोड़ा प्रॉफिट और लॉस पे भी ध्यान देने होते हैं, है ना। और दूसरी बात है, इनकम वाला आइटम और एक्सपेंस वाला आइटम का एक ट्रिक सिखा दूं। जब भी आप रहे कि सैलरी पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, ऐसा कुछ लिखा रहे, रेंट पेड, डिविडेंड पेड, तो ये खर्चे हैं। और जब भी वहां पे लगा रहे इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये सारे इनकम की पार्ट हो गई। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस, मतलब 10,000 का चीज 12,000 में बेचते हैं तो 2,000 का प्रॉफिट, ये चीजों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।